गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा। हाँ, सुमित शर्मा ही हूँ, बस थोड़ा सा क्लीन शेव हो गया है। तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहाँ पर हम नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। सिलेबस आया है जेईई का, बट हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये नीट का चैनल है। हाँ, अगर चाहे तो कर भी सकते हैं। लेक्चर नंबर है आज 12। कोई ये नहीं लिखेगा ये कौन आ गया हमें पढ़ाने। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर 12, जिसमें हमें क्या देखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। थोड़ा सा अब ये चैप्टर एंड की तरफ पहुंच ही गया है लगभग। आज के लेक्चर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स विल बी ओवर बिकॉज 3 ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? 12th लेक्चर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अलावा हम पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। 13th लेक्चर में पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस देखेंगे। 14th लेक्चर में हम क्रॉसेज के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के मिक्स क्वेश्चंस। 15th में भी मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के मिक्स क्वेश्चंस चलेंगे। 16th और 17th में पेडिग्री और जो आपकी डिजीजेस हैं इनके क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश तो ये रहेगी कि ये 17 लेक्चर्स के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर आपके वन शॉट्स या रिविजन लेक्चर्स आएंगे इसी चैप्टर के। तो देख लो, 1 महीना आपका यही चैप्टर चला है लगभग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 3 वीक्स पहले मेरे ख्याल इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो डाली थी। तो हम आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने स्टार्ट तो कर ही दिया था लगभग कहानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखना पेज नंबर 91। तो हाँ, थोड़ा सा मैं कल का आपको बता देता हूँ बिकॉज वही टॉपिक चल रहा है, तो थोड़ा सा एक बार लिंक बनाने के लिए बता देते हैं थोड़ा सा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमने कदम रख दिया था क्रोमोसोमल, अरे यार, जोमल डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट कर दिए थे। और ये हो कैसे रहे थे, कैसे हो रहे थे? देयर वाज अ मिस्टेक या देयर वाज सेपरेट नहीं हो रहे, राइट? प्रॉब्लम इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल के टाइम पे, ठीक है, सेल वाज नॉट कैपेबल, या ऐसा कह सकते हो कि सेल ने गलती से ऐसा कर लिया। क्या कर लिया? सेपरेशन के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स हो गई उसकी। अभी अगर आपको डिटेल में समझना है मैं क्या कह रहा हूं, तो वो आप पिछले लेक्चर में जाके समझिएगा कि मैंने आपको पूरा एनाफेज बताया था कि एनाफेज में सेपरेट होते हैं क्रोमेटिड। तो तब वो आगे जाके फ्यूचर क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो वो फ्यूचर क्रोमोसोम जब सेपरेट हो रहे थे तो कभी ना कभी वो मिस्टेक हो गई, उसको हमने क्या कह दिया, एन्यूप्लॉइडी। कि अगर किसी एक आधे क्रोमोसोम में मिस्टेक हुई तो एन्यूप्लॉइडी, जिसमें ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अगर कम हो गया ज्यादा हो गया तो कम होने का मतलब हमने देखा था मोनोजोमी, और इसके साथ एक और लिख लो, नलीजोमी। मोनोजोमी में मतलब जैसे एक होमोलोगस पेयर होता है, एक होमोलोगस पेयर होता है, उसमें से सिर्फ आपके पास एक क्रोमोसोम आया, दूसरा आया ही नहीं, तो ये तो मिस्टेक हुई ना। नलीजोमी मतलब ये दोनों ही नहीं आए। नलीजोमी मतलब एक का पूरा एक पेयर ही गायब है। नलीजोमी में ह्यूमंस के केस में अगर मान लो एक क्रोमोसोम की या एक पेयर की नलीजोमी हुई तो आपके पास 44 होंगे, और मोनोजोमी में 45 होंगे। एंड अगर मैं बात कर रहा हूं एन्यूप्लॉइडी में ही, सेकंड केस, मोनोजोमी के बाद और क्या हो सकता है, मोनो की जगह मोनो मतलब नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन कैसी होती है, डाई। मोनो मतलब एक कम आया, नली मतलब दोनों ही नहीं आए। और क्या हो सकता है, ट्राइजोमी हो सकती है। ट्राइजोमी मतलब एक क्रोमोसोम के 3 कॉपीज बन गया, मतलब गलती से, तो ऐसा एक और आ जाएगा। तो पहले 46 थे, एक एक्स्ट्रा बन गया, यानी कि अब 47 हो गए ह्यूमंस के केस में, अगर एक क्रोमोसोम की या एक पेयर की मैं ट्राइजोमी मान रहा हूं। और हो सकता है टेट्राजोमी हो जाए, उस केस में 48 हो जाएंगे, मतलब 46 या 23rd मान लो, तो 23rd पेयर का एक और कॉपी तो पहले से होगा, 23rd पेयर है, उसकी एक और कॉपी बन गई, मतलब 4 कॉपीज होंगे टोटल, टेट्राजोमी। ठीक है ना? तो ये आपके वैसे तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखे, बट फिर भी मैंने आपको कहा कि बता देते हैं थोड़ा सा। ये हमने देखा था एन्यूप्लॉइडी में। और आपको क्या है, पॉलीप्लॉइडी भी हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी मींस पूरा का पूरा सेट ही एक बार दोबारा आ गया है, पूरा का पूरा सेट आपके पास एक और आ गया। ठीक है, तो हमने इनके एग्जांपल्स आज पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी रीडिंग। यहां से भी हम लिंक बनाने के लिए पेज 91 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। देखो मेन जो मतलब क्या है, प्रॉब्लम इन सेग्रीगेशन मतलब फेलियर हो गया, सेग्रीगेट हो नहीं पाए अच्छे से।
of chromatids during cell division results in gain or loss of a chromosome, gain or loss of a chromosome called aneuploidy. For example, डाउन सिंड्रोम, एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल क्या दे रखा है, डाउन सिंड्रोम. आगे देखेंगे गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मैंने आपको कल बता भी दिया था 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है डाउन सिंड्रोम में. आगे है भी ये, ठीक है. और अगर मान लो साइटोकाइनेसिस ना हो टीलोफेज के बाद, ये कल देखना, कल के लेक्चर में जो था पुराना लेक्चर 11 में, अगर वो आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ टीलोफेज के बाद, तो मतलब आगे सेल डिवीजन होगी, उसके लिए रेप्लिकेशन हो जाएगी डीएनए की, तो वही डीएनए दोबारा कॉपी हो गया, जबकि 2 बार तो पहले से कॉपी हो चुका था, एक और बार कॉपी हो गया, मतलब 3 बार कॉपी हो गया टोटल. तो 3 बार कॉपी होने से क्या हो गया, उसकी सेट मतलब सेट डबल हो गया, सेट एक और आ गया, सेट एक और आ गया. एक सेट तो चला जाएगा डॉटर में, 2 एक पेरेंट के पास ही रह जाएंगी, राइट, 2 रह जाएंगे, दैट मीन्स पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी. देखो, ठीक है, इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसको हमने क्या कहा, पॉलीप्लॉइडी. ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेट डिलीट हो या कोई सेट ऐड हो गया हो. दिस इज ऑफन सीन इन प्लांट्स, ये ज्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है. अब आगे आइएगा 91st पेज पे, नेक्स्ट पैराग्राफ, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, ये भी मेरे ख्याल मैंने पढ़ तो दिया था, बट फिर भी, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46. ये मैं लिखवा देता हूं आपको, जरा सा आपको भी समझ आ जाएगा. इसको पहले नोट कर लो, मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूं. थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको, डार्क तो दिख नहीं रहा यार. चलो अब डार्क लिखेंगे. राइट, सो यस, जिन्होंने बताया है इस पैराग्राफ में वो मैं पहले लिखवा रहा हूं, फिर एनसीईआरटी रीड कर देंगे. इन ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. 46 क्रोमोसोम्स का क्या मतलब हुआ, 23 होमोलोगस पेयर्स, 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, आउट ऑफ विच 46 में से, आउट ऑफ विच 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनको हम और क्या कहते हैं, एलोसोम्स भी कहते हैं, एंड 44 आर ऑटोसोम्स. जो आप क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोसोमल डिजीजेस, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट तो आपने पढ़ी नहीं, बट फिर भी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, जब आप पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप डोमिनेंट भी बनाएंगे, रिसेसिव भी बनाएंगे, आपको कोई भी बनाया हुआ मिल सकता है. बनाना तो आपको नहीं है खैर नीट में, ठीक है, अगर बनाने को आता तो आप और टाइट हो जाती है आपकी हवा. एलोसोम्स, ऑटोसोम्स, इसको आप ये भी कह सकते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स कह लो, तो ठीक है ना, ऑटोसोम्स. अब ये 2 का मतलब क्या, एक होमोलोगस पेयर, एक होमोलोगस पेयर. सेकंड 44 का मतलब हुआ 22 होमोलोगस पेयर्स. तो बस इन्होंने इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि ये है, दो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम्स. एक बार यहां से भी रीड कर लेते हैं, ठीक है ना. Total number of chromosomes in a normal human cell is 46 in 23 pairs. Out of these 22 pairs are autosomes. 22 pairs are autosomes and 2 pairs are sex chromosomes या allosomes. देखो आगे लिखा होगा. And 1 pair is the 2 chromosomes, यानी कि 1 pair is allosomes. Sometimes either an additional copy of a chromosome may be included in an individual. वही बताया एन्यूप्लॉइडी का ही कि मोनोसोमी हो सकती है, ट्राइसोमी हो सकती है, ये तो मैंने पहले आपको लिखवा दिया. अब इससे क्या क्या हो सकता है, डिजीजेस, डाउन सिंड्रोम दे रखा है, टर्नर सिंड्रोम दे रखा है, और क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम आपको दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. देखो डाउन सिंड्रोम से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग डाउन सिंड्रोम, बट बिफोर दैट लेट मी क्लिक द फोटो ऑफ द बोर्ड. प्रॉपर विजिबल है आपको सब कुछ. डाउन सिंड्रोम, गिव इट अ हेडिंग, हेडिंग डाल लो, फिर मैं रीड करता हूं, फिर आपको लिखवा भी दूंगा और फिर आपको समझा भी दूंगा. आपको बस रीड करते करते ही समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा, ठीक है ना. इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, हम एनसीईआरटी को अपना बेसिस मान रहे हैं, बिकॉज अगर देखो नीट के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में, दोनों ने एनसीईआरटी को ही तवज्जो दी है, ठीक है ना. मैथ्स में भी वो चीजें हट गई जो एनसीईआरटी में नहीं है, टेंजेंट एंड नॉर्मल वगैरह हट गया. अब आपको क्या पता, आप तो बायो वाले हैं. हाँ जी, तो मुझे क्या लिखना है, हाँ, डाउन सिंड्रोम. ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, जितना हमने पढ़ लिया पहले उतना लिख देता हूं इसके बारे में. आपने अभी तक क्या पढ़ा, ट्राइसोमी ऑफ
21st क्रोमोसोम, मतलब 21st क्रोमोसोम में 3 आ गए। 21st पेयर में जैसे देखो 22 पेयर्स थे ऑटोसोम्स, और एक पेयर था आपका कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम्स का, एलोसोम्स का एक पेयर, और 22 ऑटोसोम्स। अब उन्होंने क्या कहा, जो 21st पेयर था उसमें पेयर की जगह ट्रिपलेट हो गया, ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। पेयर तो नॉर्मल होता है ना, अब ट्रिपलेट में होता है एक क्रोमोसोम और आ गया। मतलब इस ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम होंगे, 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स। ये तो है 21st क्रोमोसोम, और 21st क्रोमोसोम का मतलब है ऑटोसोम की बात हो रही है, ऑटोसोम की बात हो रही है। जो आपका 23rd पेयर होता है ना, 23rd पेयर यानी कि 45 46 क्रोमोसोम, ये वाला जो पेयर होता है ये होता है आपके सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए। और अगर यहाँ पे चेंज आए किसी में, यहाँ पे किसी की ट्राइसोमी हो जाए या किसी की मान लो मोनोसोमी हो जाए, तो आपका जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर कह लो, या आपका जो नॉर्मल बिहेवियर वो मेल्स या फीमेल्स की तरह हो सकता है। मतलब आपका जेंडर कुछ और है बट बिहेवियर कुछ और है। वो चीज आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे अगर एक्स या वाई क्रोमोसोम में चेंज हो गया हो। तो वो भी हम देखेंगे, पहले तो हम इसको अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं। The cause of this genetic disorder is presence of an additional copy of the chromosome number 21, यानी trisomy of 21st chromosome, discovered by Langdon Down। ये भी लिख ही लो बिकॉज ये फैक्चुअल चीजें, तो लैंगडन डाउन, देखो डाउन सिंड्रोम, ठीक है। आगे सिंड्रोम का नाम भी अपने नाम पे रख लिया इन्होंने 1866 में दे रखा है, तो ये भी लिख लो यार। जो चीज एनसीईआरटी में दे रखी है वो आप लिख लेना अपने नोट्स में भी, ताकि आपके नोट्स बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह हो। अब देखो इसके आपको ये ऊपर पिक्चर दे रखी है, पिक्चर में अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो 23rd क्रोमोसोम दिया है, 20 मतलब जो 21st पेयर है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिखे हैं। ये लास्ट में सेकंड लास्ट जो पेयर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें पेयर की जगह ट्रिपलेट है, मतलब उसमें उस एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज बन गई। वैसे तो नॉर्मली कितनी होती है, 2 कॉपीज होती है ना, वैसे यहाँ पे 3 आ गई। देखो इसमें देखो ये आपको बच्चा दिखाया हुआ है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, पीड़ित है। फ्लैट बैक है हेड की, ब्रॉड फ्लैट फेस है, ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाता है, हेड ऐसा फ्लैट चपटा सा हो जाएगा ऊपर से। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स से बहुत सारे लूप्स होंगे। पाम क्रीज, ये आपको मैं दिखाऊंगा पिक्चर में कैसा होता है, क्या मतलब है इसका। बिग एंड रिंकल्ड टंग हो जाएगी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी इसको हो सकती है। अब देखना यहाँ पे जो इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, शॉर्ट स्टैचर्ड मतलब शॉर्ट होगा वो, विद स्मॉल राउंड हेड होगा, है। अरे स्मॉल राउंड हेड मतलब ऐसे तो हेड तो राउंड ही होगा ना, बट पीछे से फ्लैट, ऐसा यहां से फ्लैट बैक ऑफ द हेड, ठीक है। स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, फरोड टंग मतलब टंग थोड़ी सी, मैं आपको दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। थोड़े फरो क्या होता है यार, फरो आपने पढ़ा होगा उसमें सेल साइकिल वाले चैप्टर में, कि साइटोकाइनेसिस के टाइम एनिमल सेल में फरो बनती है, तो उसमें ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं टंग्स में। टंग्स क्या होता है, टंग में पार्शियली ओपन माउथ, पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। इसमें जैसे पाम क्रीज क्या होती है, अब अपना हाथ खोलिए, ये आपको दिख रही है एक लाइन, इनमें ऐसे क्या पूरे में एक होती है, दिखाऊंगा आपको पिक्चर, ठीक है। फिजिकल एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब डेवलपमेंट थोड़ी सी रिटार्डेड टाइप की होती है। तो इसके सिम्टम्स में आप इनको ऐड कर लो। सिम्टम्स सबसे पहला ऊपर से स्टार्ट करना, ऊपर इनका हेड कैसा, राउंड, विद बैक ऑफ हेड फ्लैट, राउंड हेड विद फ्लैट बैक, मतलब हेड की बैक फ्लैट है और हेड राउंड है, और फ्लैट फेस। ये देखो आप, ये यहाँ पे उन्होंने नीचे नहीं दे रखा, ये देखो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे ब्रॉड फ्लैट फेस ऊपर जो बच्चा बना ना उसमें है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रॉड भी लिख ही लो ऑफ कोर्स, ऊपर जो बच्चा बना हुआ है उसमें लेबलिंग में देखो ब्रॉड फ्लैट फेस आपको दिख रहा है। और ये देखो कहते हैं चपटा सा बच्चा, नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को आपको दिख रहा है थोड़ा सा बाहर की तरफ, ऐसा लग तो रहा है ना बाहर की तरफ फेस, ऊपर वाले में देखो ब्रॉड फ्लैट फेस में कहते चपटा सा मुंह लग रहा है उसका, ठीक है। और फरोड टंग, कैरेक्टरिस्टिक क्रीज ऑफ हैंड,
हैंड पे कैरेक्टरिस्टिक क्रीज, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में तो देखो, हाँ पिक्चर में दिख भी रहा है, थोड़ा आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक ही लाइन आपको दिख रही है पूरे हाथ पे, एक लाइन जो कि पूरा यहाँ से लेके अगले उस तक है, तो इसको बोलते हैं पाम क्रीज। तो कैरेक्टरिस्टिक हैंड की पाम लिख लो, हैंड या पाम सेम ही बात हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो कहाँ गया ये पाम क्रीज, जब जहाँ पे उन्होंने लिखी है तो वहाँ पे हाथ पे कैसे बना ना वो देखना, ऐसा है तो पूरा एक एक ऐसी लाइन है, जैसे जिसको हम कहते हैं ना हस्तरेखा, वो एक ऐसी पूरी लाइन है। वैसे नॉर्मली कैसे होती है, ऐसी और ऐसी, मतलब दोनों साइड से आती है, इसकी एक ही साइड से जा रही है, ये होती है पाम क्रीज। देखो कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, और बिग एंड रिंकल टंग, मतलब फरोड टंग है वो तो हमने लिख ही दिया बस। पार्शली ओपन माउथ, वो भी आपको बच्चे ने दिखाया ही हुआ है, पार्शली ओपन माउथ है उसका, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकती है, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। मैं भी थोड़ा आपको लिखवाई देता हूँ, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बिकॉज अभी तो सिम्टम्स हैं आपको याद ही रखने पड़ेंगे यार। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और कर्ल्ड फिंगर्स, कर्ल्ड हैंड फिंगर्स, हैंड के फिंगर्स पे ज्यादा कर्ल्स होंगे। और क्या देखा आपने, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वो लिख लिया, कर्ल्ड फिंगर्स देखी, बस यही सब आपने देखा। और ओपन, पार्शली ओपन माउथ, ठीक है ना, यही है। देखो कितने सारे हमने लिख लिए। अच्छा एक चीज और रहेगी ना, रिटार्डेशन, फिजिकल मेंटल एंड, मतलब फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। देखो कोई बच तो नहीं गया, हाँ सारे हमने कवर कर लिए हैं। यस, तो मैं आपको एक वो दिखाता हूँ इमेज या पिक्चर, जहाँ पे एक चाइल्ड को, वो तो वही है, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको मैं एक इमेज से क्लियर करता हूँ। डाउन सिंड्रोम देखना, वेट फॉर अ मिनट, ये देखना, ये विजिबल है बच्चा, एक मिनट अब विजिबल होगा। देखो क्या है, ये देखो, ये पाम क्रीज कैसी एक ही दिख रही है। अपना हाथ देखो, अपना हाथ देखो, क्या आपके हाथ में ऐसी है, देखो हमारे हाथ में कैसी है और इसके हाथ में कैसी, एक सिंगल पाम क्रीज है। ये तो चलो आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा। व्हाइट स्पॉट्स ऑन कलर्ड पार्ट ऑफ आई, ये भी नहीं दिया हुआ। स्मॉल ईयर्स, स्मॉल माउथ, माउथ में ओपनिंग दिखाई हुई है आपकी एनसीईआरटी में भी। देखो कर्व्ड इनवर्ड फिंगर है, रिंकल्ड सेपरेटेड फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो चलो आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ। डिक्रीज्ड मसल टोन एट बर्थ, एक्सेस स्किन एट नेप ऑफ नेक, सेपरेटेड जॉइंट्स, वाइड शॉर्ट हैंड्स, शॉर्ट फिंगर्स, ठीक है। ये देख लो ऐसा दिखता है। फ्लैट फेस, फ्लैट फेस दिख रहा है, राउंड हेड दिख रहा है, पीछे से कैसा होगा, फ्लैट हेड होगा। तो यही सारी डिजीजेज जो इसके सिम्टम्स जो है आपको ये याद रख लेने हैं एक बार, ठीक है। बिकॉज ये सिम्टम्स देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सी डिजीज है। अगली डिजीज पे आते हैं। अगली डिजीज नहीं, एक्चुअली डिसऑर्डर है ये, ठीक है ना। डिजीज क्या होता है, जो हो जाए खुद से। जो डिसऑर्डर है ये तो आपकी बॉडी की माल फंक्शनिंग के कारण हो रहा है। यस सुनाओ, एक बार मैंने इसकी फोटो भी खींच ली है। अब हम आते हैं अगली डिजीज पे। डाउन सिंड्रोम के बाद है क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम। अच्छा आई होप सो, इसको आपको कैसे पता चला कि ये ऑटोजोमल है। बिकॉज अगर ये एलोजोमल डिजीज होती तो या तो आपका मेल कैरेक्टर ज्यादा हो जाता या तो फीमेल कैरेक्टर ज्यादा हो जाता। बिकॉज इसमें एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ रहा है। देखो एक क्रोमोजोम की कॉपी एक एक्स्ट्रा बन रही है, मतलब कोई ना कोई क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ रहा। अगर एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाएगा तो फिर एक्स क्रोमोजोम किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, राइट। फीमेल के लिए मतलब फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होगा, और वाई क्रोमोजोम ज्यादा आ गया तो मतलब मेल कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखना यही हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम और डाउन उसमें क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम में। एक मिनट यार, इसका कपड़ा कहाँ पे, कोई कपड़ा है यहाँ पे, इसको मैं जरा कपड़े से भी साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर का वन शॉट में लाऊंगा। वन शॉट कैसे लाऊंगा, मतलब पार्ट्स में लेके आऊंगा, 3 पार्ट्स में ये चैप्टर में डाल दूंगा आपको। घबराना आपने है ही नहीं जब तक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब आप खुद पढ़ेंगे आप इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा। देखना अब आगे चलिए, आगे क्या है, कौन सा आपके पास है। डाउन सिंड्रोम वी हैव डन। क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम, हेडिंग डालिएगा क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम।
इसमें क्या हो रहा है देखो, पहले तो यहाँ पे देखो क्लिनेफ्टर सिंड्रोम का ये ए पार्ट दिखाया हुआ है। ए पार्ट, टॉल स्टैच्योर विद फेमिनाइज्ड कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स तो फेमिनिन है बट है क्या, ये मेल है। मतलब मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है ना, और फेमिनिन को कॉर्ड कौन कर रहा है, ये वाला। तो इसमें एक एक्स ज्यादा आ जाएगा, ये होगा इसमें। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या कह रहे हैं। The genetic disorder is also caused due to presence of additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47. Karyotype means number of chromosomes. वो एक्चुअली लॉक नहीं था दरवाजा और बाहर से कोई आ रहा था, आवाज आता तुम, राइट। XXY, यही मैंने आपको बताया ना, इसमें XXY हो रहा है। क्लिनेफ्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं अभी हम। Such an individual has overall masculine development, however, feminine development of मतलब feminine development क्या है, development of breast, जो आपने पढ़ा है कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। देन मतलब ब्रीस्ट मतलब उसका आगे एक और नाम दिया हुआ है, गायनाकोस्मेटिया। क्या है, गायनेकोमेस्टिया is also expressed, such examples, such individuals are sterile। अब देखो नेचर की खूबसूरती है कि उन्होंने ऐसे इंडिविजुअल्स को स्टेराइल कर दिया। क्यों, इसको स्टेराइल क्यों किया। अब अरे यार, इसमें से अगर कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसमें भी ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, पास ऑन हो सकता है ना, बिकॉज पास ऑन कौन करेगा, अगर डिसऑर्डर इससे रिलेटेड है, एक्स वाई से रिलेटेड है, तो वो पास ऑन हो सकता है। बाकी भी पास ऑन तो होंगे ही, ऑफकोर्स वाली बात है यार, जेनेटिक है तो पास ऑन तो होंगे ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये पास ऑन ना हो इसलिए इनको स्टेराइल कर दिया गया, नेचर ने खुद ही स्टेराइल कर दिया इनको। देखो क्या है इसमें, दोबारा से पढ़ के दिखाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी ज्यादा है, क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द कैरियोटाइप 47, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, मैस्कुलिन मींस मेन, मेल, इनकी पूरा बॉडी तो फीमेल वाली होती है बट फेमिनिन डेवलपमेंट भी इनके अंदर देखने को मिलती है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट हो गया, उसका मतलब क्या है, गायनाकोस्मेटिया, गायनाकोमेस्टिया, दो बार बोला, दोनों बार गलत। इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। ठीक है ना, तो इसको हम लिख भी देते हैं, थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा आपको। हाँ, इन दीज इंडिविजुअल्स, क्या पढ़ा आपने, इन दीज इंडिविजुअल्स कॉमा देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की, रिजल्टिंग इन अ कैरियोटाइप with 47 chromosomes, XXY, the character is male but has some female feminine development। इसका एग्जांपल क्या है, ब्रीस्ट डेवलपमेंट होगी इनमें, दैट इज गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया, गायनेको नहीं लिखा ना, गायनेकोमेस्टिया, ब्रीस्ट डेवलपमेंट होगी एंड मतलब बाकी कैरेक्टर्स तो मेल वाले ही है ना, देख लो, बस यही आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, तो यहीं तक आप देखेंगे इसको। ठीक है, इसको समझिए क्या हो रहा है इसमें। जैसे नॉर्मल एक मेल में क्या होता है, एक्स वाई, तो इसमें एक्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी है, दैट मींस एक्स एक्स वाई बन जा रहा है, इससे ये बन जा रहा है। ठीक है, तो क्या कोई बेस चेंज हुआ ना, कोई बेस चेंज नहीं हुआ, क्रोमोसोम का नंबर ही एक बढ़ गया, और क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया मतलब ये क्या है, देखो बेस चेंज होता तो ये होता मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगला देखिए, नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम। इससे पहले यहाँ पे एक और पॉइंट, these individuals are sterile। क्यों स्टेराइल है,
सो दैट टू अवॉइड एनी जेनेटिक डिसऑर्डर टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग को भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है ना फिर, नहीं तो अगर स्टेराइल ना होते तो। ठीक है, तो एक बार मैं इसको भी आपको, इसकी भी पिक्चर एक बार आपको क्लिक कर देते हैं। Yes, so now it is all about, this is all about Klinefelter's syndrome. Next, let's come to the Turner's syndrome. Turner's syndrome में भी क्या है वो हम देखते हैं। Turner's syndrome. Let's see. Such a disorder is called, अच्छा इसमें क्या, जैसे देखो उसमें क्या था XXY, इसमें क्या होगा, जैसे फीमेल में क्या होता है XX होता है, तो इसमें एक X हट जाएगा, मतलब एक X आया ही नहीं है, मतलब ये मोनोजोमिक एग्जांपल है। ऊपर वाला था ट्राइजोमिक का, उससे ऊपर वाला भी ट्राइजोमिक का, तो ये मोनोजोमिक एग्जांपल है कि फीमेल में X ही होगा, बट होगी तो वो बॉडी तो फीमेल की होगी, पर उसमें एक X कम आया, मतलब एक कुछ कुछ फीमेल कैरेक्टर्स नहीं होंगे उसमें, उसकी जगह मेल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। देखना कैसे, क्या कह रहा हूं मैं। देखो, such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosomes 45। अब देखो एक चीज अगर एब्सेंस हो कोई क्रोमोसोम तो हम उसकी जगह क्या लिखते थे, ये लिखते थे क्या, O लगा देते थे ना, अगर वो क्रोमोसोम एब्सेंट है। ठीक है, with XO such females are sterile and ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters, मतलब उनमें कई सारे secondary sexual characters होते हैं, short stature होता है, underdeveloped feminine characters होते हैं। So let's write this as well. इसको मैं मिटा देता हूं, let's keep it aside. This is caused by removal of an X chromosome in a female, resulting in XO यानी कि 45 क्रोमोसोम्स, रिजल्टिंग इन XO कैरियोटाइप, 45 क्रोमोसोम्स वाला कैरियोटाइप आ जाएगा। They have rudimentary ovaries, ठीक है, सारी चीजें हम नोट करते जा रहे हैं, रेडिमेंट्री ओवरीज है, एंड साथ में these females are sterile, ये स्टेराइल भी होंगी ऑफ कोर्स, क्यों, ताकि आगे ये डिजीज पास ऑन ना हो सके। they have short stature, the शॉर्ट हाइट होगी इनकी, शॉर्ट स्टेचर के अलावा और क्या आपने पढ़ा, they have underdeveloped feminine characters, feminine characters. Okay, this is all about Turner's syndrome, and with this we have completed our chromosomal disorders, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड मेंडेलियन, बिकॉज मेंडेलियन और क्रोमोसोमल मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने कंप्लीट कर लिए। आज के लेक्चर में हमने देखा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को, पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट थैलेसीमिया मेरे ख्याल से, हाँ जी, तो हमने देखा था थैलेसीमिया एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन देखा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने ये डिसऑर्डर्स बड़ी आराम से कवर किए हैं। अब इसका कुछ कारण होगा, कारण क्या, मतलब आपने देखो क्या किया हमने, लेट मी शो यू व्हाट वी डिड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स क्या, एक मंथ ही हुआ है हमें ये चैप्टर स्टार्ट किए, और इसको लग ही जाता है वैसे भी एक महीना। मैं आपको फिर भी एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, एग्जैक्ट मैं कुछ डिटेल्स आपको साथ शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज थोड़ी सी बात वार्तालाप भी होनी चाहिए। एक्चुअली इट्स 29 मिनट्स, थोड़ी सी वार्तालाप भी हमें करनी है, एंड मैं आपको कुछ बताना भी चाहूंगा। देखना, ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपका आया था कब, 2 वीक्स पहले, मीन्स ऑन 12th अक्टूबर, तो टुडे इज 2 नवंबर, तो 12th अक्टूबर से 2 नवंबर कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अप्रॉक्स 20 दिन आपके पास हो गए, 20, 21, 22 दिन, है ना। और अभी ये 10 नवंबर तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मान के चलिए। ठीक है, तो
तो अब तक हमने ये किया क्या यार, इतना ज्यादा टाइम क्यों ले लिया इस चैप्टर को। देखो, और ज्यादा टाइम भी कब लगा, देखो स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा बेसिक्स, सेकंड में हमने देखा था मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, थर्ड लेक्चर हमने देखा था अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस सेग्रीगेशन, है ना, टेस्ट क्रॉस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टार्ट किया था। फोर्थ लेक्चर में हमने देखा था वो कोडोमिनेंस वगैरह, है ना। देखो मैं देख के बता रहा हूँ आपको, मेरे को भी इतना याद नहीं कौन से लेक्चर में क्या देखा था, बट फिर भी ये बता क्यों रहा हूँ, उसका कुछ कारण होगा। कोडोमिनेंस देखा, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कंप्लीट किया, प्लियोट्रॉपी, लॉ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस देखा था, देन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, नहीं डाईहाइब्रिड सॉरी, मोनोहाइब्रिड पहले देख लिया, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला देखा लॉ, ठीक है। फिर हमने देखा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलिज्म का दोबारा से प्रचलन चला था, 3 साइंटिस्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी देखी थी जो सुटोन एंड बोवरी ने आगे दी थी। फिर हमने देखा था अबाउट मॉर्गन्स क्रॉसेस, देखो मॉर्गन्स के क्रॉसेस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म्स देखे, है ना। उससे पहले हमने देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर एंड कर्नल्स इन व्हीट। देन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स 1, 2 और ये 3 आपका 12th लेक्चर था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का, राइट। और ये है आपके पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का लेक्चर, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का लेक्चर। तो अब देखना हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को बड़ा टाइम दे दिया, देखो तीन लेक्चर्स आपके पास उसके गए हैं, इसके मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसका कुछ कारण होगा, इसका कुछ कारण क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से आपको क्या बनाने आते हैं, इसका बताने का कारण भी होगा ना। ऑफकोर्स मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो फालतू के लिए नहीं बोल रहा, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। ये मैंने क्यों बोला, क्यों बताया आपको, पहले तो मैं इसके एक बार फोटो खींचता हूँ, जो आपने लिख लिया, आपने कर लिया। ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं इन पे बेस्ड पेडिग्री चार्ट्स आपको बनाने होते हैं, एनालिसिस के लिए चार्ट्स बनाने होते हैं, ताकि आप इनहेरिटेंस ऑफ दीज डिजीजेस स्टडी कर सकें। कौन सी डिजीजेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इन सब के आपको चार्ट बनाने आ सकते हैं। बनाने तो खैर आपको नीट में नहीं पूछेंगे, ऑफ कोर्स वाली बात है, तो क्या आ सकता है, इन सब के चार्ट स्टडी करने आ सकते हैं। आपको वहां पे एक पेडिग्री एनालिसिस दे देंगे और बोलेंगे हाँ जी बताइए ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या इसमें इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा फिनोटाइप, या क्या होगा उसका जीनोटाइप, पेरेंट का या ऑफस्प्रिंग का, कहीं भी आपको वो दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इसका क्या वो है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। वी आर स्टार्टिंग विद पेडिग्री एनालिसिस, लेट मी टेक आउट अ चॉक। हाँ जी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज आपका अभी आधा घंटा और बचा हुआ है, तो हम उसमें पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी पेडिग्री एनालिसिस। खोलिए अपनी बुक का पेज नंबर, देखो मैंने कहा मेरे लेक्चर्स अगर आप ये वाले देख रहे हैं, मतलब पुराने वाले, अभी आगे भी बनाऊंगा ना, अगले साल भी तो बनाऊंगा, अगर आप ये वाले देख रहे हो तो 88 पेज पे आपको बुक में मिलेगा पेडिग्री एनालिसिस का। एक साइड पे ये देख रहे हो, ये आपके सिंबल्स हैं, 88 पेज पे साइड पे कुछ सिंबल्स दिए होंगे जो ह्यूमन की पेडिग्री एनालिसिस में यूज होते हैं। देखो पेडिग्री एनालिसिस हम पढ़ते हैं, पहले पैराग्राफ जो आपके दिया हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ही दिया हुआ है, ये देखना, द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। तो हमें ये तो पता है कि डिसऑर्डर्स वो इनहेरिट हो रहे हैं, जिससे मतलब जा रहे हैं एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में। दिस वाज बेस्ड ऑन द heritability of certain characteristic features of family. After the rediscovery of Mendelism, analyzing inheritance pattern of traits in human beings begin. तो उसके बाद हमने ह्यूमन के अंदर कैसे कैसे इनहेरिट हो रहा है उसको हमने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human beings. मतलब कि जैसा आपने पी प्लांट में किया था, पी प्लांट में हमने कैसे किया, इमैस्कुलेशन, इसके साथ इसी को करो, इसके साथ इसी को, चलो हो सकता है कि इस फीमेल के साथ यही वाला मेल करेगा, कोइटस, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। बट क्या आप अब याद करिएगा मेंडलिज्म में क्या था, उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, यही था। तो पहले तो आप ये कैसे लेके आओगे, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस कहां से लेके आओगे, फ्रॉम वेयर यू विल बी गेटिंग द ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। उसमें तो आपने कहा कि हाँ कंटिन्यूअस सेल्फिंग करो, अब आप सेल्फिंग कर सकते हो क्या, नहीं, ह्यूमंस के केस में क्रॉस पॉलिनेशन तो ऑफ कोर्स नहीं है, मतलब क्रॉस ही पॉसिबल है, सेल्फ तो पॉसिबल है नहीं, राइट। तो ह्यूमंस में तो पहला स्टेप नहीं हो पाएगा। मान लो कहीं ना कहीं से हमने कर लिया कि दोनों हमें सेम जीनोटाइप वाले पेरेंट्स मिल गए, फिर उनका ऑफस्प्रिंग आया कैपिटल टी स्मॉल टी F1 से F2 कैसे लेके आओगे, वो तो सेल्फिंग पे मिलती थी, सेल्फिंग भी नहीं हो पाएगी यहाँ पे फिर से, तो मतलब इसमें F1 F2 का कंसेप्ट ही नहीं आ पाएगा, राइट, बिकॉज F1 के बाद सेल्फिंग करके आपको F2 मिलनी थी,
सेल्फिंग क्या आप कर पाओगे खुद के साथ, बताइए? कैन यू हैव अ सेल्फ विद योर सेल्फ? मतलब क्या आप खुद से बिना किसी और के एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर पाओगे? नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमंस में क्या है, सेल्फिंग तो नॉट प्रेवलेंट, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया है। आगे देखना, सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल प्रोसेस कैन बी प्रैक्टिस परफॉर्म्ड इन पी प्लांट में तो हम कर सकते थे सेल्फिंग, बट यहाँ पे नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हमने इस फैमिली हिस्ट्री को कैसे दिखाया, हमने एक चार्ट की फॉर्म में दिखाया। देखना, such an analysis of traits in a given in a several generations of family is called pedigree analysis। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? एक एनालिसिस है जिसमें हम एक चार्ट टाइप सा बना लेते हैं। चार्ट टाइप मतलब कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं और हम जनरेशन बाय जनरेशन कैसे इनहेरिट हो रही है डिसीजें उसको दिखाते हैं। In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in a family tree over generation। मतलब पूरी जनरेशन का फैमिली ट्री हम बना देते हैं। In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific trait। मतलब कोई ट्रेट है उसका हमें इनहेरिटेंस पता करना है, कैसे आया, कहाँ से आया, तो हम उसका पेडिग्री चार्ट देखेंगे, हमें पता चल सकता है। और ये एनालाइज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एबनॉर्मेलिटी और डिजीज, मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटी है किसी में तो वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स, अब अपने यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं पेडिग्री एनालिसिस के। तो सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस क्या है वो आपको लिख देता हूँ। क्या है पेडिग्री एनालिसिस? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ inheritance, a representation of inheritance generation by generation in a family, generation by generation using some symbols, a representation of inheritance generation by generation using some symbols is pedigree analysis या is pedigree chart। It can be used to trace the inheritance of a character, कि हमें कोई inheritance देखनी है किसी कैरेक्टर की तो वो हम देख सकते हैं, of a character और डिसऑर्डर, कि कोई डिसऑर्डर है तो वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, पहले किसको हुआ, मेल में हो फीमेल में हो, तो उस मेल में अगर डिसऑर्डर है तो कैसा होगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो हम सब देखेंगे। वी विल बी लुकिंग ऑन एवरी फेज ऑफ दिस पेडिग्री एनालिसिस। आगे चलते हैं। अच्छा, और मैंने आपको क्या कहा, ये स्ट्रॉन्ग टूल ये तो हमने देख लिया ना। हाँ, अब मैंने आपको बताने हैं सिंबल्स, तो पहले इसको नोट करो, मैं आपको सिंबल्स भी बताता हूँ इसमें कौन कौन से आपको यूज कर सकते हो। अच्छा, वैसे नीचे तो जगह तो है बट फिर भी एक लाइन में लिख देते हैं तो थोड़ा बेटर रहेगा, राइट? लेट्स सी दी सिंबल्स। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं तो आप ऐसा करो वहां से नोट कर लो, या मैं भी आपको नोट करवा ही देता हूँ वैसे तो, बट आपको सारे सिंबल्स काम में नहीं आएंगे। आपको काम में कौन सा आएगा? अफेक्टेड, अनअफेक्टेड और देखो ना, ये है मेल का सिंबल, मेल, ये है फीमेल का सिंबल। अगर कोई मेल अफेक्टेड है तो ये है उसका सिंबल, मेल अफेक्टेड। अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है तो ये है उसका सिंबल, फीमेल अफेक्टेड। क्या ये शेडिंग दिख रही है? क्या दिखनी तो चाहिए, दूर से तो मेरे को तो दिख रही है। हाँ जी, बोर्ड पे भी दिख रही है, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा है जिसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बट आज तक कभी ये ना नीट के पेपर में यूज होके आया ना कभी आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। सेक्स इज अनस्पेसिफाइड मींस अनस्पेसिफाइड है। आगे और देखो, मीटिंग को कैसे दिखाया उन्होंने, देखो मीटिंग है और एक मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है साथ में लिखा हुआ है कुछ कॉन्सेंजुइनियस मीटिंग, मतलब एक ही रिलेटिव। देखो ध्यान से, कॉन्सेंजुइनियस मतलब भाई बहन भी हो सकते हैं वो, उनके बीच में, ठीक है। तो ये क्या है देखना, ये है मीटिंग। अब आप बोलोगे बुक में तो पहले मेल बना फीमेल, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे मर्जी बना सकते। देखो यहाँ पे देखो साइड पे एक पेडिग्री दिया हो ना, इसमें पहले तो फीमेल बना दी फिर मेल बना दिया, ये क्या मतलब है? आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। ये क्या है? मीटिंग। और एक आपको दिखाया हुआ है ऐसा कि मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स,
मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मतलब भाई बहनों का ही या कोई रिलेटिव हो, पास का क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव है, तो उसको हम देखो आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा एक और कि ऑफस्प्रिंग्स कैसे दिखाओगे। अब जैसे ये मेटिंग तो हो गई, अब मेटिंग के बाद ऑफस्प्रिंग्स आएंगे ना, तो ये देखना, ये दिखा दी हमने मेटिंग, इसके बाद ऑफस्प्रिंग्स कैसे दिखाएंगे। ये मेटिंग हो गई, यहां से आप ऐसे एक लाइन मारोगे और जितने ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको लेफ्ट टू राइट आप बनाएंगे। लेफ्ट टू राइट मीन्स लेफ्ट इस साइड, राइट टू साइड होता है ना आपके हाथ के, देखिए लेफ्ट टू राइट आपको बनाते जाना है। मतलब फर्स्ट है तो यहाँ पे, बाकी यहाँ से जाते जा सकते हो। कि मान लो इसके 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो चारों मैंने ऐसे दिखा दिए, और इन 4 में से मान लो ये वाला अफेक्टेड है और ये वाला अफेक्टेड है, तो मैंने वो ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको क्या दिखा रहा था, ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मैंने अफेक्टेड वाले थोड़ी दिखाऊंगा मैं। ये क्या हो गए ऑफस्प्रिंग्स का, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने 2 ही दिखा रखे हैं। इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट, मतलब जिसका बर्थ पहले वो लेफ्ट में टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलता जाएगा। या ऐसे हो सकता है इन ऑर्डर टू बर्थ, ऐसे लिख लो, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट जाता जाएगा बर्थ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और बस यही आपको दे रखे हैं, और मेजर मेजर तो यही है। बाकी इन्होंने क्या दिया है, वो अफेक्टेड चाइल्ड का वो मैंने आपको बता दिया। 5 अफेक्टेड अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो वो डब्बे में 5, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। देखो इन्होंने क्या कहा, अगर मेल चाइल्ड अफेक्टेड है तो कैसे दिखाओगे। ऑफ कोर्स यार, मेल में आप रंग भर देना, फिर चाइल्ड में देखो ये मैंने क्या दिखाया, मेल, और वो अफेक्टेड है तो ये आपको देखो रंग भर दिया, मतलब मेल अफेक्टेड। मेल कौन सा अफेक्टेड, चाइल्ड वाला अफेक्टेड है, ठीक है। और ये क्या, 5 चाइल्ड अफेक्टेड, सॉरी 5 अनअफेक्टेड चाइल्ड है, देखो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स कहा है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि यूज होंगे पेडिग्री एनालिसिस में। अब आप देखो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, एक ये है, एक ये है, इनको भी हम समझेंगे, पर पहले 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसकी भी एक बार फोटो खींच लेता हूँ। हाँ, आज हम यही 2 चार्ट्स कर पाएंगे, और कल हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब वो क्वेश्चंस मैं कैसे लेके आऊंगा ना, अपने पास टैब में पेडिग्री चार्ट रखूंगा, और वो मैं यहाँ पे बना के, अब बनाना तो पॉसिबल नहीं, तो साथ साथ में लाइव में बना दूंगा ना। लाइव मतलब जब रिकॉर्ड हो रहा तभी बनाऊंगा, ऐसा नहीं पॉज करके लेके आऊंगा ना, आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं पेडिग्री, उनको देखते हैं एक बार। देखो ये आपको पेडिग्री जो है समझनी कैसे है, कैसे समझ आएगी, कब समझ आएगी। यहां से आगे लेक्चर वही देखे जिसने पिछले 3-4 लेक्चर्स जहां से मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ या जहां से जेनेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट हुए हैं, वहां से जिसने चैप्टर को देखा है, तो ये उन्हीं को समझ आएगा। बिकॉज इसमें आपको पता कैसे चलेगा कौन सी डिजीज है, वो आपको चार्ट को स्टडी करके पता चलेगा। जैसे मैं एक चार्ट बनाता हूं, देखना, एक चार्ट आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 89 खोल सकते हैं अगर आप खोलना चाहें, बट फिर भी चार्ट मैं यहाँ पे बोर्ड पे फर्स्ट बनाऊंगा ये वाला। ये है फीमेल जो कि अफेक्टेड है, पेरेंट है, ये पेरेंट अफेक्टेड है, देखो पेरेंट अफेक्टेड है, और यहाँ पे एक इसके साथ जो मेल है, फिर इनके 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, देखो 4 ही है, नहीं हाँ 4 ऑफस्प्रिंग्स आपको दे रखे हैं इनके, देखना 4 ऑफस्प्रिंग्स, एक है फीमेल जो कि नॉर्मल है, एक है मेल जो कि अफेक्टेड है, ठीक है। एक और है मेल जो कि नॉर्मल है और उसकी शादी भी हो सकती है, उसने मीटिंग करी है। नेक्स्ट है एक फीमेल जो कि ऑफ कोर्स फीमेल कैसी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, अफेक्टेड, उसके साथ एक मेल है, मतलब ये भी मीटिंग दिखाई हुई है यहाँ पे। इसके जो चाइल्ड है, नॉर्मल वाले के जो चाइल्ड हैं वो कैसे हैं, ये और ये, मतलब इसके जो चाइल्ड है वो नॉर्मल ही हैं, नॉर्मल के चाइल्ड नॉर्मल दिखाए हुए हैं। अफेक्टेड में से फीमेल के कारण जो है अफेक्ट हुआ। आगे देखना, आगे क्या है, इसमें इसके जो चाइल्ड हैं, इसके भी चाइल्ड हुए ना दिखाए हुए हैं, इसके जो चाइल्ड हैं वो कैसे, एक मेल जो कि नॉन अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है, बिकॉज अफेक्टेड के कारण फीमेल अफेक्टेड हो रही है, तो देखना फीमेल को अफेक्ट कर रही है, और एक ये है,
राइट। तो अब देखो ये क्या है, ये पूरा मैं एक बार फिर चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। चार्ट, पेडिग्री चार्ट, ये क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, आपको बताना है, ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। इस पेडिग्री चार्ट को स्टडी करके, अब आपको मैंने सिंबल तो बता दिए, अब आप बताओ, चलो। ऑटोजोमल, बी सेक्स लिंक्ड, सी रिसेसिव है डिजीज, या डी डोमिनेंट है डिजीज, या अगर सेक्स लिंक्ड है तो ई पार्ट एक्स लिंक्ड, या एफ पार्ट वाई लिंक्ड। अब जिसने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं वो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा, और अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, हाँ 2, ठीक है, ठीक है, यस। देखना, फीमेल से मेल को बीमारी जा रही है, बट यहां से फीमेल से मेल को नहीं जा रही। मतलब क्या इसका, फीमेल से मेल को भी जा रही है, फीमेल से फीमेल को भी बीमारी जा रही है। अगर मान लो ये सेक्स लिंक्ड बीमारी होती, आपको सारे केसेस लेके चलना है। आपने मान लिया कि सेक्स लिंक्ड है, और सेक्स लिंक्ड में भी आपने क्या मान लिया, अगर फीमेल बीमार है तो फीमेल के कारण, तो फीमेल बीमार है तो एक्स लिंक्ड ही बीमारी होगी ऑफ कोर्स। एक्स लिंक्ड में अगर फीमेल बीमार है तो दो कैटेगरीज हो सकती हैं बीमार में या तो ये है अगर डोमिनेंट, या ये कब हो सकता है, जब डोमिनेंट हो या जब रिसेसिव हो। तो उस दोनों केसेस में क्या होगी ये, हाँ जी, उन दोनों केसेस में ये अफेक्टेड होगी। अगर ये डोमिनेंट डिजीज है तो भी ये अफेक्टेड है, अगर रिसेसिव डिजीज है तो भी ये अफेक्टेड है, और डोमिनेंट है तो ये वाला भी अफेक्टेड होगा। तो अगर ये डोमिनेंट डिजीज है तो इस फीमेल का जीनोटाइप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आज मेरे ख्याल एक ही डिस्कस हो पाएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये टाइम लेने वाली चीज है। मतलब इसको आप क्वेश्चन को कह सकते हो 5-10 मिनट लग ही जाते हैं इसको करने में, ठीक है। अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा कम टाइम में कर लोगे, ठीक है। कल मैं आपको कुछ इसके की पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिससे आपको डायरेक्ट मतलब उन की पॉइंट्स से थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, ठीक है ना, वो आप देखना। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ये ऑटोजोमल, या चलो मैंने पहले क्या माना, सेक्स रिलेटेड है। अगर सेक्स लिंक्ड है, इसमें डिजीज नहीं आई, मैंने क्या माना हुआ है, एक्स लिंक्ड, बिकॉज फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल वाई लिंक्ड से तो अफेक्टेड होगी नहीं। अभी उसी को समझ जाएगा जिसने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं, बिकॉज फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स, वाई लिंक्ड में मतलब वाई में अफेक्टेड जीन है। वाई में अफेक्टेड जीन क्या फीमेल को दे सकती है, नहीं, बिकॉज फीमेल में तो वाई जीन है ही नहीं, वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो फीमेल में सिर्फ एक्स है। यानी कि अगर सेक्स लिंक्ड है तो ये एक्स लिंक्ड ही होगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। इसके आपको एलिमिनेशन मेथड याद रखना है, एक्स लिंक्ड हो सकती है। अगर एक्स लिंक्ड है तो फीमेल या तो ये होगी या तो ये होगी। मेल में कोई बीमारी नहीं है, एक्स लिंक्ड में अगर मेल में बीमारी ना हो तो वो क्या होता है, ये होता है, मतलब उसमें नॉर्मल है। मैंने मान लिया कि ये नॉर्मल है और ये आपके पास इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है, जिससे 4 ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, और हाफ मतलब कुछ मेल अफेक्टेड है कुछ फीमेल, मतलब 4 मतलब 2 ऑफस्प्रिंग, हाँ 2 मेल बन रहे हैं 2 फीमेल बन रहे हैं। उन 2 फीमेल्स में से एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है, और 2 मेल्स में से एक मेल अफेक्टेड है। अब आप इससे क्रॉस करिएगा, देखो इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या आपको कोई अफेक्टेड मिलेगा, देखना आपको क्या क्या मिलेगा इन दोनों को क्रॉस करने से। एक्स सी एक्स जो कि क्या है, अफेक्टेड हो भी सकता है अगर डोमिनेंट डिजीज है, एक्स सी एक्स मिला, ठीक है, और एक्स सी वाई मिलेगा, हाँ ये तो अफेक्टेड है, और एक्स सी वाई मिल सकता है, या एक्स 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 वाई मिल सकता है, एक्स 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 वाई मिल सकता है, ये मिल सकता है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है अफेक्टेड, ये क्या है अफेक्टेड। ये अफेक्टेड किस केस में, अगर ये डोमिनेंट है, तो मतलब अभी तक तो हमें लग रहा है कि हाँ हो सकता है डोमिनेंट हो। अच्छा, अगर हमने ये कंसिडर कर लिए, और इनमें हमें फीमेल अफेक्टेड कौन सी मिल रही है, ये वाली फीमेल अगर अफेक्टेड है एक्स सी एक्स, तो मतलब अफेक्टेड के पास कौन सा होगा, ये इसके ऑफस्प्रिंग्स है ना, इन दोनों के ऑफस्प्रिंग्स हैं। अगर मैंने मान लिया कि फीमेल जो पेरेंट है वो ये वाली है, तो मेल तो यही होगा, इन दोनों के ऑफस्प्रिंग्स क्या बने, ये बने। 4 ऑफस्प्रिंग्स, इनमें से 2 अफेक्टेड आ रहे हैं, 2 नॉर्मल, और ये अफेक्टेड कब होगा, ये वाला जब डोमिनेंट डिजीज। तो हमने फिलहाल के लिए लेट कर लिया कि ये डिजीज डोमिनेंट हो सकती है। अगर ये डोमिनेंट डिजीज है एक्स लिंक्ड में तो ये भी अफेक्टेड होगा। मतलब आपको क्या कोई फीमेल अफेक्टेड दिख रही है, हाँ, तो मतलब अगर मैंने क्या माना कि ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है तो ये एक्स सी एक्स होगी, ये वाली फीमेल। और मेल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड हो या वाई लिंक्ड हो, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो ये तो नॉर्मल है तो एक्स वाई होगा। मेल अफेक्टेड दैट मींस दिस इज एक्स सी वाई। चलो अभी तक तो आपको ठीक दिख रहा है, पर इसका अगर आप क्रॉस बनाएंगे एक्स सी एक्स
एक्स वाई, एक्स सी एक्स एक्स वाई। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है कि दो मेल बन रहे हैं जिनमें से कम एक तो अफेक्टेड होगा, मतलब मेल्स अफेक्टेड होने चाहिए, जबकि यहां पे मेल अफेक्टेड नहीं आ रहा है। मतलब आपका जो अजम्पशन था वो गलत था। मतलब ये एक्स सी एक्स तो नहीं है, ये एक्स सी एक्स तो नहीं है, मतलब ये वाला जीनोटाइप इसका नहीं हो सकता। तो अब आप इस जीनोटाइप को कंसिडर करिएगा, मतलब जो ये वाला जीनोटाइप नहीं है तो मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला जीनोटाइप नहीं है मतलब। अब आप एक्स सी को कंसिडर करिएगा। एक्स सी के साथ अगर मैंने एक्स वाई का क्रॉस करवाया तो एक्स सी वाई एक्स ई, देखो क्या बनेगा फिर, एक्स सी एक्स, एक ये एक्स सी वाई बनेगा, एक एक्स सी वाई, और वही वही दोबारा बनेगा, मतलब यही दो बार बनेंगे, एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई। तो देखो एक्स सी एक्स दोनों फीमेल्स का सेम जीनोटाइप है। मतलब अगर मैंने इसको कंसिडर करा एक्स सी ये वाला, और ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए चाहे रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, एक्स लिंक्ड एक्स वाई होता है, ठीक है। अगर मैंने इसको एक्स सी देखा तो मुझे दो फीमेल्स मिल रही हैं, उनका जीनोटाइप सेम होगा। मतलब दो फीमेल्स यानी ये दोनों फीमेल्स जो है इनका जीनोटाइप सेम है। अगर जीनोटाइप सेम है तो इनका रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? मतलब कि ये वाला भी नहीं हो सकता, मतलब कि ये एक्स लिंक्ड डिजीज भी नहीं है। समझ पा रहे हो इस बात को? अगर ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, एक्स लिंक्ड में तो अगर मान लो एक्स लिंक्ड में अफेक्टेड फीमेल दिख रही है तो यही दो केसेस हो सकते हैं ना। बाकी अगर ये वाला केस है तो ये तो नॉर्मल फीमेल है, मतलब ये एक्स लिंक्ड भी नहीं है, दैट मींस ये भी कैंसिल हो गया। डोमिनेंट रिसेसिव अभी आपको पता नहीं चला क्या है। अब हम क्या देखेंगे, ऑटोसोमल। अगर एक्स लिंक्ड नहीं है, वाई लिंक्ड नहीं है, तो क्या ये सेक्स लिंक्ड हो सकता है? नहीं। ऐसे आपको ये ब्यूटीफुली अरेंज करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसको पहले आप एक बार थोड़ा सा नोट करें, जो साइड पे लिखा है फिर उसको मैं फोटो खींच के मिटाऊं। यस, फोटो तो खींच ली गई है, अब मैं इसको मिटा भी देता हूं। मतलब आपको पता चल गया कि ये एक्स लिंक्ड डिजीजेस तो नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल मतलब क्या पता ये एलोसोम्स पे प्रेजेंट ही ना हो, मतलब एक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट ही ना हो, नॉर्मल वाले क्रोमोसोम से प्रेजेंट हो। तो नॉर्मल वाले क्रोमोसोम्स में तीन तरह के आपको मिल सकते हैं, ए या ए अफेक्टेड, जिसको मैंने क्या कह दिया, ए डॉट, और ए डॉट ए डॉट। तो अगर ये रिसेसिव है, रिसेसिव के केस में ये और ये नॉर्मल होंगे, ये वाला अफेक्टेड होगा। डोमिनेंट के केस में ये दोनों अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो वो इन दोनों में से कोई या कोई हो सकता है। और ये वाला भी कब होगा, जब डोमिनेंट डिजीज है। तो पहले हम डोमिनेंट डिजीज मान के ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया, अब क्या कंसिडर कर लिया कि ये ऑटोसोमल है और डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है और डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब फीमेल अफेक्टेड में क्या हो गया, ये तो ये होगा या तो ये होगा, फीमेल अफेक्टेड है। तो हमने मान लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में फीमेल के पास ये वाला है, ए डॉट। मेल नॉर्मल, अभी के लिए मैंने क्या लेट किया ऑटोसोमल अफेक्टेड, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में फीमेल के पास ये वाला चलेगा या ये वाला भी चलेगा, और मेल क्या है, नॉर्मल, तो मेल के पास ये होगा। अब इनके ऑफस्प्रिंग्स में क्या होगा, एक होगा ए, दूसरा होगा ए नॉट ए, मतलब ए दो, और एक ए डॉट डॉट। तो इसमें मेल फीमेल का कुछ भी नहीं है, जस्ट चार बच्चे होंगे जिनमें से दो अफेक्टेड होने चाहिए, बिकॉज डोमिनेंट माना है तो ये दोनों अफेक्टेड होने चाहिए, ठीक है ना। तो चेक करो, क्या आपको पास ऐसा दिख रहा है कि दो डोमिनेंट मतलब दो अफेक्टेड हैं? चेक कर लो, हाँ दो अफेक्टेड तो दिख रहे हैं और दो नॉर्मल भी दिख रहे हैं, मतलब हमें ये मिल सकता है ना। दो नॉर्मल मिल रहे हैं, दो अफेक्टेड मिल रहे हैं, तो ये मिल सकता है। मतलब जो अफेक्टेड है उनमें उनके पास क्या होगा, ए डॉट होगा और ए डॉट होगा। अब ए डॉट को अगर मैं नॉर्मल के साथ, तो फिर से वही आ गया, दो अफेक्टेड दो नॉर्मल होने चाहिए, मतलब अफेक्टेड भी 50% और नॉर्मल भी 50%। अब यहां पे आपको दिक्कत क्या आ रही है कि इसके पास तो चार बच्चे ही नहीं हुए, तीन हुए। तो क्या ये हो सकता है केस कि इसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं? अब ध्यान से समझिएगा इस केस को। हाँ मतलब देखो, ये क्या है, नॉर्मल है, मतलब ये ए है, तो हाँ मतलब हो भी सकता है, मतलब ए मान लिया ये दो है, और ए नॉट ए ये है, तो मतलब ये केस हम मान सकते हैं कि हो सकता है। तो ऑटोसोमल और डोमिनेंट का तो हो सकता है। अब देखो, अगर सेक्स लिंक्ड नहीं है तो ऑटोसोमल तो करेक्ट ही हुआ, अब आपको सिर्फ डोमिनेंट रिसेसिव का पता करना है, ठीक है। मान लिया ये हो सकता है, ठीक है। पहले आप रिसेसिव का चेक कर लो,
ठीक है, डोमिनेंट में भी आपको डाउट लग रहा है कि डोमिनेंट हो सकता है, बट यार यहाँ पे जो तीन ही ऑफस्प्रिंग बने हैं, 4 में से 2 होने चाहिए, मतलब 50% होने चाहिए, तो यहाँ पे 50% डेढ़ थोड़ी दिखा सकते हैं, तो अफेक्टेड हो गए तो नहीं होगा, राइट। तो अब हम क्या मानते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का अभी हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, हो सकता है, क्या पता 4 अगर होते तो 4 में से 2 अफेक्टेड हो जाते, मतलब अगला जो होता वो अफेक्टेड हो सकता है, बट अभी हमें प्रॉपर पता नहीं चला। तो हमने क्या मान लिया, ऑटोसोमल रिसेसिव मान लिया इसको, डिजीज को। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में फीमेल को 100% यही होना पड़ेगा, ये तो चलेगा नहीं, तो फीमेल A0 है, A0 है, और मेल को क्या होना पड़ेगा फिर देखना, मेल मैंने मान लिया नॉर्मल मेल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चाहे ये कैरियर है, बट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। तो मैंने क्या मान लिया कि चलो मेल मैंने मान लिया, पहले ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लिया तो मुझे क्या मिलेगा, A0A मिलेगा, A0A मिलेगा, इनका क्रॉस बना के देखना, A0A और दूसरा भी A0A, मतलब A0A होंगे सारे A0A आपको मिलेंगे। A0A क्या अफेक्टेड होगा, नहीं, क्योंकि आपने अभी क्या कंसिडर किया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कंसिडर किया, तो A0A अफेक्टेड नहीं होगा। A0A अगर अफेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आपको 2 ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड क्यों दिख रहे हैं, ये तो हमने तब लिखा था ना जब हम डोमिनेंट मान रहे थे, चलो उसके बाद हम अगला केस कर रहे हैं। तो मतलब ये रिसेसिव में नहीं हो पाएगा, रिसेसिव तो नहीं है, मतलब रिसेसिव नहीं है, मतलब क्या मतलब हुआ, रिसेसिव नहीं है, कैसे पता चला, रिसेसिव में अगर अफेक्टेड होता तो ये वाला ही हो सकता था। अच्छा, हो भी सकता है रिसेसिव, कैसे, अगर मैंने ए नॉर्मल की जगह ए नॉट वाला नॉर्मल यहाँ पे मेल को मान लिया, लो इससे क्या मिलेगा, A0A, हाँ 2 ऑफस्प्रिंग ऐसे आ रहे हैं जो अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो अफेक्टेड वाले फिर से क्या आ रहे हैं, A0। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और ये क्या है, ये वाला मेल क्या है, A0A है ना, A0A, यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब जो नॉर्मल हैं वो कैसे कैरियर होंगे, और कैरियर में अगर 4 बच्चे हो रहे हैं तो उनमें से 2 तो अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे 4 होते तो उनमें से 2 अफेक्टेड होते, पर यहाँ पे तो तीनों के तीनों नॉर्मल आ रहे हैं, तो क्या ये A0A होगा, बोलो क्या ये A0A होगा, अरे भाई बोलिए क्या ये A0A होगा, हाँ हो भी सकता है यार, कहने को देखे तो हो भी सकता है, A0A है और यहाँ पे फीमेल क्या पता ये AA वाली हो, हाँ तो A0A हो सकता है यार, ठीक है, हो सकता है, हाँ प्रॉपर चल रहा है अभी काम, ये A0 है, ये A0 है, ये क्या है, ये नॉर्मल भी हो सकता है, AA मान लिया मैंने, या तो ये AA होगा या तो ये A0 होगा, या तो ये AA होगा या तो ये A0 होगा। अगर ये AA है तो A0A मतलब कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब ये कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब आपको तो एक अफेक्टेड दिख रहा है, A0A, तो ये अफेक्टेड आ रहा है। अब अगर हमने रिसेसिव माना तो भी अफेक्टेड आ रहा है, नहीं माना तो भी अफेक्टेड आ रहा है, और किस केस में आ रहा है, जब फीमेल के पास क्या है, ये है, और मेल क्या है, कैरियर है, राइट, इसी केस में आ रहा है। देखो फिर से दोबारा से समझिएगा इस चीज को, अभी आपको ये तो पता चल गया कि ऑटोसोमल है, पर रिसेसिव है कि डोमिनेंट, ये नहीं चीज पता चल रही, ठीक है, ये चीज आपको नहीं पता चल रही, तो ये कैसे पता करोगे, इस चीज पे मैं दोबारा आ रहा हूं, कितना टाइम हो गया, अभी 58, चलो कोई नहीं, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, देखना दोबारा से हम देख रहे हैं इस चीज को, हमें ये तो पता चल गया कि ये ऑटोसोमल है, बट ऑटोसोमल में कौन सा वो नहीं हमें पता चल रहा है यार, वो हमें नहीं पता चल रहा, अब वो कैसे पता करेंगे, दोबारा से देखना इस चीज को, अभी आपको दोनों में डाउट, बेनिफिट और डाउट मिल रहा है, मतलब डाउट आ रहा है आपको दोनों में, क्या होगा, डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा, वैसे तो आप बता सकते हैं, देखो एनसीईआरटी में डोमिनेंट दे रखा होगा, है ना, हाँ देखो दिया हुआ है एनसीईआरटी में डोमिनेंट ऑटोसोमल, तो डोमिनेंट है तो कैसे हुआ ये डोमिनेंट यार, वो तो बताओ, है हमने मान लिया कि रिसेसिव है ऑटोसोमल में, मैंने ये लेट कर लिया, ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर आगे डिजीज कैरी आउट हो रही है तो क्या कंडीशन होता है, एक पेरेंट कैरियर हो और दूसरा पेरेंट भी या तो कैरियर हो या तो अफेक्टेड हो, अब यहाँ पे एक अफेक्टेड है, दैट मींस कैरियर और अफेक्टेड है, इसको कैरियर होना ही पड़ेगा, यानी कि मेल क्या है, A0 है, और फीमेल क्या है, A0 है, राइट, यही केस हो सकता है, ऑफस्प्रिंग्स A0 तो 2 कैरियर A0 मतलब ये जो दोनों हैं
दो अफेक्टेड जो आ रहे हैं ये क्या हैं, ये वाले, और जो बाकी हैं ये क्या हैं, कैरियर हैं, राइट। तो ये कैरियर है, ये क्या है, ए नॉट, ए नॉट। अभी है टाइम, एक मिनट में वीडियो को पॉज करके कहीं जाना पड़ेगा। यस आई एम बैक। कहाँ थे हम, हाँ, तो कहीं जाओ फिर वापस आओ कंटिन्यू करो तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑटोसोमल रिसेसिव हम इसको लेट करके चलते हैं। देखना, अगर मैंने इसको ऑटोसोमल रिसेसिव माना, ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में यही है जो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो मैंने इसको क्या मान लिया, अफेक्टेड मान लिया। देखो ए नॉट, या हम ऐसा करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा 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 हम ले लेते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या ले लिया मैंने, ये ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है, अच्छा रिसेसिव है ना, तो रिसेसिव में ये अगर अफेक्टेड है तो अफेक्टेड के लिए हम यही ले लेते हैं, ए डॉट होगा ये, क्योंकि रिसेसिव के केस में अफेक्टेड है, तो रिसेसिव के केस में तो यही अफेक्टेड हो सकता है। तो ये हमने क्या किया फिर, अच्छा ये हमने इन दोनों के ऑफस्प्रिंग्स बना रखे हैं, क्या किया ये, तो हम अपना अलग करते हैं, यहां छोड़ो। ये है अफेक्टेड, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, एक अफेक्टेड और एक नॉर्मल। क्या आपकी आगे डिजीज कैरी हो पाएगी, नहीं। इसमें कम से कम एक ए नॉट तो होना चाहिए, तो ये ए नॉट ले लेते हैं हम, ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मल है और नॉर्मल के केस में कैरियर ही होगा जो आगे डिजीज दे रहा हो। तो ए नॉट, दो अफेक्टेड हो गए, मतलब इनके पास क्या है, ए नॉट है, ए नॉट है, ठीक है। और यहां से यहां पे क्या है, ये क्या होगा फिर, ए नॉट और ये भी ए नॉट होगा, ए नॉट होगा, है ना। तो ये हमने क्या लिया, ऑटोसोमल में रिसेसिव डिजीज मान के हम कर रहे हैं इसको। फिर ये अगर ए नॉट है, तो अगर ये ए नॉट है, अच्छा उन्होंने F2 के हमेशा ही 3 ही दिखाए हैं, ठीक है। अगर ये मान लिया हमने ए नॉट है, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, ए नॉट हो सकता है अगर दो ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हैं, नहीं तो अगर मैंने इसको मान लिया ए तो कोई भी अफेक्टेड नहीं आएगा, बट यहाँ पे एक अफेक्टेड आ रही है तो ये तो नहीं हो सकता, ये होगा ए नॉट, यानी कि ए नॉट यही पॉसिबल लग रहा है ना। तो ये यही पॉसिबल है, इसमें ए नॉट आ सकता है। तो ये ए नॉट है और ये ए नॉट है। तो हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है अगर हम माने कि ये नॉर्मल है और ये कैरियर, बट आपको कैरियर तो लिखा नहीं है ना कहीं पे, क्या इसमें आपको दिया हुआ है कुछ प्रॉपर, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसमें उन्होंने देखो क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, इन्होंने क्या लिखा, ऑटोसोमल डोमिनेंट दिखाया हुआ है आपको, राइट। और एक ऑटोसोमल रिसेसिव भी दिखा रखा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ये है, ऑटोसोमल रिसेसिव ये है। अब ये आप एक उससे मान सकते हैं, हाँ जी। तो इनके लिए आपको अब कंफ्यूजन हो रही है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर मैं इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट मान रहा हूं तो ये क्या होगा, ए नॉट और ये वाला हमेशा ही ए रहेगा, राइट। इस केस में ए नॉट देखना, लेट मी इरेज इट। अगर मैंने इसको माना ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में ये ए नॉट है और ये ए है, तो ये अफेक्टेड है दोनों और ये दोनों ही नॉर्मल आएंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में ये भी हो सकता है कि ऐसे वाला आए आपके पास, अगर मैंने ऐसे वाला माना तो ए नॉट ए ये होगा ए नॉट ए और ये भी होगा ए नॉट ए, और जो नॉर्मल आ रहे हैं वो नॉर्मल वाले कौन से होंगे, ए। अगर ये नॉर्मल है तो इसको भी नॉर्मल होना पड़ेगा, हाँ। तो मतलब ये अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको दी हुई है एनसीईआरटी में, तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट से एक बार देखते हैं करके, ए तो ये सारे हाँ नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है, ओके है। ये है ए नॉट ए, ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल के केस में यही होगा, तो यहां से ए नॉट ए, हाँ देखो ये भी ठीक बैठ रहा है, सही है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है ये,
और ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगा, बिकॉज इसमें कोई भी, देखो उसमें क्या होता है ना, दूसरे वाले में जो हमने ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहा हूं मैं, उसमें क्या होगा, जो दो ऐसे पेरेंट है जिनके पास डिजीज नहीं है उनसे भी डिजीज हो जाती है उस केस में। तो यहाँ पे दो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास डिजीज नहीं है, उनसे डिजीज हो रही है क्या? नहीं, नहीं हो रही ना, पर उसमें हो सकती है, इसमें नहीं हो रही है, इसमें नहीं हो रही। ठीक है, तो इससे आप ये भी मान सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही है। ठीक है, तो ए नॉट ए, ए नॉट ए, ए, तो ये ए नॉट ए वाला होगा और ये ए वाला होगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑलराइट, सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहीं तक आज के लेक्चर को रखते हैं। तो आई होप सो आपको ये लास्ट वाला प्रेडिक्ट थोड़ा सा समझ आना पड़ेगा। तो समझ आने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर आप इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट मान रहे हैं या ऑटोसोमल रिसेसिव मान रहे हैं, फिर क्या है, फिर क्या केस हो सकता है? नहीं तो ये ऐसे क्या, मैंने आपको कहा ना, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो मैं आपको कल लिखवाऊंगा। मैं आपको वो पॉइंट्स पढ़ के एक बार आज बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑटोसोमल डोमिनेंट में बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व। हाँ, इसमें तो देखो दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, और ऑटोसोमल रिसेसिव में भी बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व। डिफरेंस कहां पे है? ऑटोसोमल डोमिनेंट में डोंट स्किप एनी जनरेशन, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। मतलब इस जनरेशन में भी कोई ना कोई अफेक्टेड है, और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी कोई ना कोई अफेक्टेड होगा। देखो ये नेक्स्ट जनरेशन ही तो है, चाहिए इसके इसमें नहीं है ना, मतलब ये भी तो, ये इनकी और इनकी जनरेशन सेम नहीं है क्या? तो एक ना एक अफेक्टेड आना चाहिए, कोई जनरेशन जो है स्किप नहीं होगी। पर उसमें जनरेशन स्किप हो सकती है, पर क्या आपको यहाँ पे जनरेशन स्किप हो रही है? नहीं हो रही, मतलब कि ये रिसेसिव तो नहीं है। और देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन इन रिसेसिव। क्या अनअफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड चिल्ड्रन दिख रहा है? नहीं। उसमें अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड। अफेक्टेड पेरेंट के पास अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, अफेक्टेड पेरेंट के पास अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। तो बस आपको अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ये चीज। अब हम सेकंड वाला भी करके देखें क्या। इसका एग्जांपल बताइए, ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, और ये है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का एग्जांपल। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के नाम से। वैसे तो अगर हम जनरली कंसिडर करें तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में भी सही बैठ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में भी सही बैठ रहा है अगर हम जनरली कंसिडर करें, बिकॉज ये कैपिटल ए मतलब दोनों में और नॉट आ जाएगा और ये अलग आ जाएगा, तो वो सेम ही बैठ रहा है यार। मेरे को तो ये भी सही लग रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव भी, बट आपकी एनसीईआरटी में डोमिनेंट दे रखा है तो आप डोमिनेंट ही इसको मानना। ठीक है, अब क्या करें? ठीक है, इस पर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, फिर आपको अगले लेक्चर में भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, हाँ, इसका मेन कारण तो वो भी हो सकता है कि इसमें कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, इसलिए डोमिनेंट है। ठीक है, हर जनरेशन में आ रहा है, पर उसमें जनरेशन स्किप होती है, इसमें नहीं हो रही। राइट, दिस इज इन दिस लेक्चर, दैट्स इट इन दिस लेक्चर। चलिए फिर यहीं तक है आज का लेक्चर। इसका मैं होमवर्क आपको बता देता हूँ। आज हम रिवीजन नहीं कर पाए पिछले लेक्चर की, क्योंकि 1 घंटा तो हो ही गया ना अब आपको करते हुए, तो आज हम रिवीजन नहीं कर पाए पिछले उसके। कल हम पेडिग्री एनालिसिस को थोड़ा और आगे करेंगे कंटिन्यू, और कल पूरा लेक्चर पेडिग्री ही चलेगा। उससे अगला लेक्चर भी हो सकता है पेडिग्री ही चले, बिकॉज ये देखो इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ चीजें समझने वाली है। कुछ पॉइंट्स कल आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वो पॉइंट्स कल लिख के लेके आऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, उन पॉइंट से भी आप जज कर सकते हो, थोड़ी सी हेल्प आपको हो सकती है, बट 100% अप्रोक्स, मतलब 100% सही नहीं होंगे वो। ठीक है, अब मुझे आपको क्या बताना है, होमवर्क बताना है। होमवर्क में आज आप पेडिग्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, डीपीपी नंबर 10 में आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड शॉर्ट नोट्स या नोट्स आपको बनाने हैं, एंड रिवीजन आपको करनी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। लेट्स सी, इट्स 1 मिनट, 1 hour and 8 minutes। ठीक है, तो आज आपको यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपना दिमाग चलाना है, दिमाग शार्प करना है पेडिग्री के लिए। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को। एक बार मैं होमवर्क की भी फोटो खींच लेता हूँ ताकि आपके नोट्स में ऐड कर सकें बाद में। चलिए यहीं तक आज के लेक्चर को रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम। जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।